एपिसोड 1। वो साल 2015 था। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल था। अगर आप उस वक्त बिहार में रहे हों तो आपको भी याद होगा वो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है वाला गाना। जहां जाइए वहां यही गाना बजता था और इतना अधिक बजता था कि अच्छे खासे लोग ये पूछने में भी घबरा जाते थे, भाई कहाँ है बहार, दिखाओ तो जरा। पटना में चारों तरफ बहार वाले बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लौटते वक्त वो पोस्टर चिल्ला चिल्ला कर कहते, याद रखना बिहार में बहार है। इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या ये पोस्टर सच ही कहता है? क्या सचमुच बिहार में बहार आ गई है? क्या एक रिपोर्टर को इस बात की पड़ताल नहीं कर लेनी चाहिए कि बिहार में बहार आई भी है या नहीं? बस फिर मैं निकल पड़ा बिहार घूमने। उस घुमक्कड़ी में कई शहरों और गांवों में जाना हुआ। गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, मुंगेर, आरा, जहानाबाद और दूसरे भी कई इलाकों में जाकर असली वाले बहार की तस्दीक की। उसी यात्रा के सिलसिले में मैं सहरसा भी गया, ये देखने की कोसी अंचल के इस बड़े शहर में सुशासन सरकार का विकास कितना और किस स्पीड में पहुंचा है। उस रोज मैं सहरसा जंक्शन पर खड़ा था। सामने एक धूसर लाल रंग की ट्रेन लगी थी, वही लाल वाली बोगी जो मौजूदा नीली वाली से पहले इंडियन रेलवे का ट्रेडमार्क कलर हुआ करती थी। संभवतः 20 साल पहले उस लाल बोगी का जमाना हुआ करता था। मुमकिन है आप लोगों ने भी देखी होगी, मगर वो इतनी पुरानी बात है कि उसका डिजाइन भी आपको याद नहीं होगा। तो साल 2015 में लाल बोगी वाली ट्रेन को देखकर मैं कुछ इस तरह अचकचाया कि बगल में काले रंग का बैग लेकर खड़े एक डेली पैसेंजर से पूछी बैठा, भाई जी, ये ललका बोगी अभी तक जिंदा है? इसको म्यूजियम नहीं भेजा गया है? सुपौल चल रहे हैं ना इस ट्रेन से? रास्ता में पता चलेगा कि अभी इस इलाके में ढेर ऐसा चीज जिंदा है जिसको म्यूजियम चले जाना चाहिए। मगर म्यूजियम कैसे जाएगा? नबका आएगा तब ना पुरन का म्यूजियम जाएगा। मुझे भी इस ट्रेन से सुपौल जाना था। कोई काम नहीं था, बस इस यात्रा को देखने, समझने और यात्रियों से बतियाने। ट्रेन में यात्रा करना इलेक्शन रिपोर्टिंग का सुपर हिट फॉर्मूला माना जाता है। किस्म किस्म के लोग मिलते हैं और अलग अलग शैली में पॉलिटिकल कमेंट पास करते हैं। इसी चकल्लसबाजी में आपको कोई आपकी रिपोर्ट की हेडिंग दे देता है। ये ट्रेन पड़ोस के जिला मुख्यालय सुपौल से होते हुए उसी जिले के राघोपुर स्टेशन तक जाने वाली थी। बताया गया था कि सहरसा से राघोपुर तक की 63 किलोमीटर की दूरी के सफर में इस ट्रेन को 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है, यानी एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहें तो इसे बैलगाड़ी की स्पीड भी कह सकते हैं। ये खतरा उठाते हुए कि बुलेट ट्रेन की तैयारी कर रहा देश का रेल मंत्रालय कहीं नाराज ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर रुक्तापुर की ऑडियो बुक। इसके लेखक हैं पुष्य मित्र। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। हालांकि मैंने गूगल कर लिया था, यह भारत की सबसे धीमी गति की ट्रेन नहीं थी। आधिकारिक रूप से ये रुतबा नीलगिरी की पहाड़ियों में चलने वाली एक ट्रेन के नाम है, जो औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बताया जाता है कि कुछ भौगोलिक वजहों से ये ट्रेन इतनी मंथर गति से चलती है। हालांकि दार्जिलिंग और शिमला जैसे पहाड़ी इलाकों में चलने वाली टॉय ट्रेनें भी औसतन 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। फिर कोसी के समतल मैदान में यह ट्रेन इतनी स्लो क्यों है? यह सवाल अब इस इलाके में कोई नहीं पूछता, मगर मैं पूछने चला गया उस वक्त के सहरसा जंक्शन के ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर पीसी चौधरी से। चौधरी जी ने समझाया, पत्रकार महोदय, आपका सवाल तो जायज है, मगर पहले इस रूट की पटरी का जायजा ले लीजिए। यह कितनी पुरानी है और यह भी चेक कीजिएगा कि पटरियों के बीच एक्को बोल्डर है भी कि नहीं। हम तो चाहते हैं इस ट्रेन को शताब्दी की स्पीड से दौड़ाएं, बुलेट ट्रेन बना दें, लेकिन कहीं पटरी टूट गया, ट्रेन में पलट गया और 150 आदमी मर मरा गया तो कौन जवाब देगा? कहिए। अब आप पूछिएगा कि पटरी ऐसा क्यों है, बोल्डर क्यों नहीं है, है ना? आपको तो पूछना ही है, यही काम है।
तो इसका जवाब डीआरएम और जीएम देंगे। हम तो अदना से कर्मचारी हैं, जो सिचुएशन मिलता है उसी में ठीक से काम करते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? जब अदना से कर्मचारी और अदना से पत्रकार के बीच बातचीत होती है तो कई मुद्दों पर चुप हो जाना पड़ता है। अगर डीआरएम और जीएम से पूछने मुख्यालय चले गए तो न्यूज रिपोर्ट 3 दिन लेट हो जाएगी और खबर का बजट 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे में हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कहना पड़ता है, और मैंने भी यही किया। चौधरी जी ने जब देखा कि उन्होंने सामने खड़े पत्रकार को शंट कर दिया है तो वो खुद शुरू हो गए। कहने लगे, ये जान लीजिए, इस ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय किया गया है। हम उससे बेसी अधिक हाँकने की इजाजत भी नहीं दे सकते हैं। पहले ये ट्रेन अररिया जिले के फारबिसगंज तक जाती थी, मगर 7 साल से ये ट्रेन राघोपुर तक ही जा रही है। बड़ी लाइन के निर्माण के कारण मेगा ब्लॉक है। 7 साल से मेगा ब्लॉक है? जी हां, बताइए तो क्या कीजिएगा, बैकवर्ड इलाका है ना। ट्रेन में ठीक ठाक भीड़ थी, गरीबी नहीं संपन्न तबके के यात्री भी सवार मिले। लोग कहने लगे, भले ये ट्रेन आपको जर्जर और झेलाऊ लगती हो, लेकिन आज भी सहरसा से सुपौल जाने के लिए इस ट्रेन से बेहतर कोई दूसरा जरिया नहीं है। बस से जाइएगा तो ध्वस्त सड़क पर 1.5 घंटे का तकलीफ दे सफर और किराया 40 रुपए लगेगा। यहां 2 घंटे भले लग जाएं, मगर शरीर को थकावट कम होती है और किराया सिर्फ 10 रुपए लगता है। दफ्तर और कचहरी जाने वालों की ये पहली पसंद है। ऐसे लोग अच्छी खासी तादाद में ट्रेन पर सवार मिले। ये ट्रेन 8:15 बजे सहरसा से खुलती थी और 10 से 10:15 के बीच सुपौल पहुंचा देती थी। फिर वहां से राघोपुर जाने में 12 बजते थे। ट्रेन के खुलते ही समझ में आ गया कि इसकी अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर ही क्यों रखी गई है। चलते वक्त ये ट्रेन इतनी हिल रही थी कि जैसे कोई झूला झुला रहा हो। बरुआरी जा रहे एक सज्जन कामेश्वर मिश्र ने कहा, ट्रेन में चल रहा है, ईबी ऊपर वाले का एहसान समझिए। ट्रैक का जो हाल है ना, रेलवे इसको कहिया बंद करा देगा, कहना मुश्किल है। एक बार नशा में टाइट यानी नशे में धुत ड्राइवर स्पीड बढ़ा दिए। बूझे राघोपुर से आगे एक जगह पटरी टर्न लेता है, वहां ट्रेन में पलट गया। उसी रोज से इसका राघोपुर से आगे जाना बंद हो गया है। लेकिन आप कह रहे हैं ये बात को 7 साल हो गया। 7 साल में पटरी नहीं बन पाया। अब मेरे अंदर का पत्रकार जाग गया था। क्या कीजिएगा, कौस कन्हा का इलाका है ना, यहां रेलवे के काम में हमेशा फंड का कमी रहता है। ब्रॉड गेज का काम आज से थोड़े हो रहा है, 2002-2003 से चल रहा है। कुछ रोज चलता है फिर बंद हो जाता है। पूछते हैं तो बताता है फंड खत्म हो गया, आएगा तो फिर काम बढ़ेगा। 2008 में जो बाढ़ आया था ना, महाप्रलय, उसमें सहरसा पूर्णिया रेल लाइन डिस्टर्ब हो गया। तब से लेकर आज तक डिस्टर्ब है। रेलवे डिपार्टमेंट पटरी नहीं जोड़ पा रहा है। ई तो छोड़िए, निर्मली होकर सहरसा से दरभंगा मधुबनी जाने वाला रेल लाइन 1934 से डिस्टर्ब है। उसी टाइम भूकंप में टूटा था। 80-81 साल हो गया ना, आज तक रेलवे को फुर्सत नहीं मिला इसको ठीक कराने का। रूट पर जितना स्टेशन था सब ढूंढ हो गया। वहां असामाजिक तत्व जुआ खेलने, दारू पीने और चिलम चढ़ाने के लिए जमा होता है। आसपास का लोग सब पूरे रूट का पटरी उखाड़कर बेच लिया। कोई माँ बाप नहीं था देखने वाला। इस बहस को सुनकर सुपौल जा रहे अरुण कुमार सिंह की अंतरात्मा जाग उठी। बोले, दोष पब्लिक का भी कम है। इस रूट में किराया इतना कम है, लेकिन बहुत आदमी विदाउट टिकट चलता है। बताइए, 10 टका का टिकट कटा लेने से क्या घट जाएगा, लेकिन नहीं कटाएगा। अब रेलवे को रेवेन्यू नहीं होगा तो फैसिलिटी कैसे बढ़ाएगा। लेकिन एक अन्य यात्री संजय सिंह ने उनको अपना विचार स्टैब्लिश करने नहीं दिया। क्या बात करते हैं आप भी, कैठो आदमी विदाउट टिकट चलता है जी, रुपया में 5 पैसा भी नहीं। रेवेन्यू का कमी थोड़े है। इसी सहरसा स्टेशन से जनसेवा और पुरबिया एक्सप्रेस पर बैठकर हांच का हांच लेबर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाता है। जनसेवा में तो इतना भीड़ होता है कि लोग सिमरी, बख्तियारपुर से ही सीट लूट के आते हैं। सहरसा में तो घुसने का जगह नहीं मिलता। रेवेन्यू तो इतना है कि रेलवे माल पीट रहा है। असल बात ये है कि कोसी का इलाका रेलवे की प्रायोरिटी में नहीं है। हम लोग उपेक्षा के शिकार हैं, चाहे राज्य सरकार हो कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट।
विकास के टाइम में सब कोसी को भूल जाता है। सरकार के लिए कोसी का मतलब बाढ़ है, सस्ता मजदूर है और किसी चीज से सरकार को मतलब नहीं है। 3 साल बाद संजय जी की बात के सच होने का प्रमाण मिल गया। जून 2018 में सहरसा रेलवे स्टेशन से 5 दिनों के अंदर 2 करोड़ रुपए का टिकट बिका था। 2017 की बाढ़ के बाद भी इसी सहरसा स्टेशन पर मजदूरों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि लोग टिकट कटा कटा कर 5-5 दिन बैठे रह जाते थे। उन्हें ट्रेन में घुसने का मौका नहीं मिलता था। आजिज आकर एक दिन मजदूरों ने हंगामा कर दिया और स्टेशन मास्टर से कहा कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। लेकिन ये कथा आगे। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि ट्रेन अचानक रुक गई। कौन सा स्टेशन है? मेरे सवाल पर एक सज्जन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, रुक्तापुर। मने क्या? जिसका मन हुआ चेन खींच कर रोक लिया और उतर गया। इस स्टेशन का नाम और क्या कहें, रुक्तापुर ही नहीं हुआ ना। दूसरे सज्जन ने उनकी बात को साफ करते हुए कहा, समस्तीपुर जंक्शन के रूट में ठीक पहले एक मुक्तापुर स्टेशन है। समस्तीपुर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों को यात्री मुक्तापुर स्टेशन पर रोक लेते हैं, इसलिए लोग मुक्तापुर को रुक्तापुर कहने लगे। तब से जहां जहां ट्रेन बेवजह रुक जाती है उसको लोग रुक्तापुर कहने लगे। यह भी वैसा ही रुक्तापुर जंक्शन है। एक हाजिर जवाब सज्जन बोल पड़े, पूरा कोसी इलाका ही रुक्तापुर है। यहां पहले तो बहुत मुश्किल से कोई अच्छा काम शुरू होता है। 1000 हुज्जत 2 हंगामा के बाद उसको भी कोई ठीक से चलने नहीं देता। मिनट मिनट में चेन खींचने वालों की कमी नहीं है यहां। उन सज्जन की बात देर तक मन में घुमड़ती रही। ठीक कह रहे थे वो। सच तो यह है कि कोसी का इलाका ही नहीं, पूरा बिहार रुक्तापुर है। यहां अखबार पढ़िए तो लगेगा इतना विकास हो गया है कि अमेरिका फेल हो गया है। हर साल बजट से पहले हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि डबल डिजिट में विकास हो रहा है, देश में सबसे अधिक। लेकिन कब बिहार का विकास डिरेल हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में जाकर PNM मॉल घूम आइए, नया वाला म्यूजियम देख लीजिए, सभ्यता द्वार और ज्ञान भवन का चक्कर लगा आइए। इन सब को देखकर लगेगा कि पेरिस पहुंच गए। लेकिन कोसी कछार में घूमिएगा, गया और मुजफ्फरपुर की मुसहर बस्तियों का चक्कर लगाइएगा, शिवहर, सीतामढ़ी और बगहा के गांवों में जाइएगा तो बलराज साहनी की फिल्म 2 बीघा जमीन का जमाना याद आ जाएगा। इसके बाद भी सरकार बताती रहेगी कि विकास दर में हम लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है, जबकि हर साल बाढ़ और चमकी बुखार की वजह से और कुछ नहीं तो वज्रपात के कारण 100-200 लोग पटपटाकर मर जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कभी खबर मिलेगी कि यहाँ के स्टूडेंट IIT, मेडिकल और UPSC में झंडा फहरा रहे हैं, तो कभी पता चलेगा टॉपर को अपने सब्जेक्ट का नाम लेना तक नहीं आता। अब कितनी बात बताएं, हम सब लोग ऐसी ही सुस्त रफ्तार ट्रेन के यात्री हैं। विकास के नाम पर हम बार बार तेज भागने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी पटरियां जर्जर हैं। इन जर्जर पटरियों के बीच में बोल्डर नहीं है और कोई भी चेन पुल करके हम लोगों को रुक्तापुर स्टेशन पर जबरन रोक देता है। पिछले दिनों रेलयात्री.com ने एक सर्वे में बताया कि बिहार की ट्रेनें लेट लतीफी का सबसे अधिक शिकार होती हैं। साल 2018 में इसकी वजह से रेलवे मंत्रालय को भीषण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब NDTV इंडिया ने यहां की ट्रेनों की लेट लतीफी का ब्यौरा देना शुरू कर दिया। पटना से पुणे जाने वाली ट्रेन 60-60 घंटे लेट चल रही थी। यही हाल इंदौर जाने वाली ट्रेन का और दरभंगा से खुलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का था। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली गरीब रथ तो कभी 13 घंटे से कम लेट हुई नहीं। जोगबनी से दिल्ली जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस भी इसी रोग का शिकार रही। आप जानते हैं इस लेट लतीफी की वजह क्या है? सबसे प्रमुख वजह है कानपुर मुगलसराय रेल रूट की घनघोर व्यस्तता, जिससे रोजाना 500 से अधिक रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इस रूट पर 5 मिनट में 2 ट्रेनें गुजरती हैं। एक ट्रेन का हिसाब इधर से उधर हुआ नहीं कि पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार से दिल्ली और मुंबई की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इसी रूट से गुजरती हैं। रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस भीड़ भाड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। शिकायत यह भी है कि कानपुर में बिहार की ट्रेनों को हमेशा शंट कर दिया जाता है।
पहले यूपी की ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाता है, मगर हम सिर्फ कानपुर पर दोष मढ़कर बच नहीं सकते, कसूर हमारा भी है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के अखबार में एक खबर छपी कि वहां के स्टेशन के कर्मचारी ट्रेनों को आउटर सिग्नल पर रोक देते हैं और हर प्लेटफॉर्म के वेंडर से बार्गेनिंग करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म के वेंडर अधिक रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ट्रेन को उसी प्लेटफॉर्म पर भेज दिया जाता है। इस बीच ट्रेन आउटर सिग्नल पर इंतजार करती रहती है। अब आपको जानकर हैरत होगी कि रिश्वत की ये राशि बहुत अधिक नहीं होती है। महज 200 से 500 रुपए के लिए ये सारा मिसमैनेजमेंट होता है। बाद में यह खबर भी छपी कि ऐसा कारनामा बिहार के कई स्टेशनों पर होता है। खैर, ये तो छोटा मोटा मामला है। बिहार को लेकर रेलवे की बेरुखी की कहानी इतनी छोटी नहीं है। इसकी बानगी हमने कोरोना और लॉकडाउन के टाइम में भी देखी है, जब बिहार के मजदूरों को लेकर दिल्ली, मुंबई और गुजरात से चली रेलगाड़ियां रास्ता भटक जा रही थीं और पूरे भारत का भ्रमण करके बिहार पहुंच रही थी। इस बीच इन रेलगाड़ियों में 80 मजदूरों की मौत की खबर आई। रेलवे मंत्रालय ने इस गड़बड़ी पर यह स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि ये सामान्य ट्रेनें नहीं हैं, इसलिए इनमें इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कहने का गरज ये है कि ये ट्रेनें गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें लेट लतीफी, रूट बदलना, ये सब चलता रहेगा। यात्रीगण अपने रिस्क पर यात्रा करें। मतलब ये भी कि गरीब बिहारी मजदूरों को ढंग की सेवा देना रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है। भले ही ललित नारायण मिश्र से लेकर लालू प्रसाद यादव तक बिहार के 4 बड़े नेता देश के रेल मंत्री बने, मगर ये तमाम बड़े लोग बिहार के लिए रेलवे का ढंग का नेटवर्क तैयार नहीं करवा पाए। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको दिल्ली या पंजाब जाना हो तो बिहार के कई शहरों जैसे कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, गया, आरा, छपरा, बेतिया आदि से आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी। कई शहरों से मुंबई के लिए भी सीधी ट्रेनें हैं, मगर इन्हीं शहरों से अगर आपको बिहार की राजधानी पटना जाना हो तो आपको एक भी ढंग की ट्रेन नहीं मिलेगी। आपको बसों का सहारा लेना पड़ेगा। वजह क्या है? दरअसल बिहार की तमाम ट्रेनें पलायन एक्सप्रेस हैं। ये ट्रेनों के नाम से ही पता चल जाता है। जन सेवा एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ियां पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे विकसित राज्यों को सस्ते मजदूर सप्लाई करने के लिए चलाई जाती हैं, बिहार वालों की सुविधा के लिए नहीं। इसी वजह से बिहार के किसी कोने से दिल्ली जाना आसान है, पटना जाना मुश्किल। लेकिन क्या राजधानी पटना में रुकतापुर स्टेशन नहीं है? आइए पटना शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली एक अजीबोगरीब ट्रेन की कहानी जानते हैं। अगर आप राजधानी पटना के रहवासी हैं तो आपने 2018 तक हड़ताली मोड़ रेलवे क्रॉसिंग से एक खाली पैसेंजर ट्रेन को गुजरते जरूर देखा होगा। दिन में 4 बार ये ट्रेन इस क्रॉसिंग से गुजरती थी, जिसकी वजह से 4 दफा बेली रोड के अति व्यस्त मार्ग पर परिचालन बंद हो जाता था। ये ट्रेन ना भी चलती तो यात्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन भर के चारों फेरों में इससे बमुश्किल 25-30 यात्री ही सफर करते थे। रोजाना महज 300 रुपए की कमाई करने के बावजूद ये ट्रेन पिछले 12 सालों से लगातार चल रही थी। इस ट्रेन के संचालन की वजह से रेलवे को हर साल 72-73 लाख का नुकसान होता था। फिर भी इस ट्रेन का परिचालन बंद नहीं किया जाता था, क्योंकि रेलवे को डर था अगर एक दिन भी ट्रेन नहीं चली तो इसकी पटरियों पर भी लोग घर बनाकर रहने लगेंगे। ये ट्रेन सुबह पटना घाट से दीघा घाट तक चलती और लौटकर आर ब्लॉक चौराहा तक जाती। दोपहर के वक्त आर ब्लॉक चौराहा से दीघा घाट तक आती और फिर दीघा घाट से चलकर पटना जंक्शन होते हुए पटना घाट तक जाती। 3 डिब्बों वाली इस ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगे थे, क्योंकि इस ट्रेन के आखिरी स्टेशन पर ऐसी सुविधा नहीं थी कि इंजन को पीछे से आगे लाया जा सके। मैं इस ट्रेन को अक्सर देखता और देखकर हैरत में पड़ जाता कि आखिर ये चलती क्यों है भाई। एक दिन हड़ताली मोड़ के पास मैं इस ट्रेन में सवार हो गया। देखा कि लगभग पूरी ट्रेन खाली है, सिवा एक किशोर के जो बेवजह चढ़ गया है मजे लेने के लिए। वैसे तो हड़ताली मोड़ पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मगर वहां मुझे सवार होने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि जब ट्रेन वहां पहुंची तो बेली रोड पर ट्रैफिक काफी तेज था और क्रॉसिंग मैन
बैरियर गिरा नहीं पाया। ट्रेन हॉर्न देकर रुक गई। क्रॉसिंग मैन ने भाग भाग कर ट्रैफिक को रोका और दोनों तरफ रस्से बांधे, क्योंकि उस वक्त वहां का बैरियर खराब था। फिर ट्रेन आगे बढ़ी। इस बीच मौके का फायदा उठाकर मैं ट्रेन पर सवार हो गया। ये भी बता दूं कि मैं विदाउट टिकट था। मेरा विदाउट टिकट होना भी एक मजबूरी थी, क्योंकि इस रेलवे रूट पर कहीं भी टिकट नहीं बेचे जाते थे। ट्रेन हड़ताली मोड़ से आगे बढ़ी तो 100 मीटर बाद फिर से रुक गई, क्योंकि आगे 2 भैंसें पटरियों में बंधी थी। ड्राइवर हॉर्न देने लगे। 2 लोग दौड़े दौड़े आए और उन्होंने अपनी भैंसें खोली। ट्रेन फिर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ देर चलकर ट्रेन फिर रुक गई। इस बार न पटरियों में भैंसें बंधी थी और न ही कोई दूसरी बाधा थी। वजह क्या थी समझ नहीं आया। मैं नीचे उतर गया और इंजन के पास चला गया। ड्राइवर को अपना परिचय दिया तो उसने सौजन्य दिखाते हुए इंजन का दरवाजा खोल दिया। मैं इंजन के अंदर चला गया। वहां 2 ड्राइवर बैठे थे। ड्राइवर ने बताया कि ये पुनाईचक हॉल्ट है। मैंने नजर दौड़ाई तो कहीं स्टेशन या हॉल्ट जैसी कोई चीज नहीं दिखी। पटरियों के आसपास झुग्गियां थीं। एक तरफ नाला था और दूसरी तरफ एक खतरनाक ढलान के पार एक कच्ची सड़क। फिर मुझे एक टीन शेड नजर आया। शायद वही पुनाईचक हॉल्ट का यात्री शेड था। वो शेड इतना जर्जर था कि उसके नीचे खड़े होने का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। क्या पता कब टपक कर नीचे आ जाए। और नीचे इतनी गंदगी थी, सुअर और कुत्ते जैसे पशुओं के मल की, कि वैसे भी वहां खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ट्रेन वहां से चल पड़ी। फिर मैं ड्राइवर से बतियाने लगा। मेरे पत्रकार होने की वजह से ड्राइवर ने खुलकर बातें की। बताया कि इस ट्रेन के संचालन में रोजाना 200 लीटर डीजल की खपत होती है। इस ट्रेन के लिए 2 ड्राइवर, 1 गार्ड और 4-5 क्रॉसिंग मैन बहाल हैं। इस रूट की पटरियों के दोनों किनारे झुग्गी बस्तियां हैं। जब ट्रेन नहीं चल रही होती है तो इन बस्तियों के लोग और जानवर पटरियों पर काबिज हो जाते हैं। आपको मालूम है, इस ट्रेन की शुरुआत 2004 में लालू जी किए थे। उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे ना। दियारा क्षेत्र का सब सब्जी वाला जो दीघा घाट उतरता है, उसके लिए ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन कुछ दिन तो चली, लेकिन बाद में सब फेल हो गया। ट्रेन इतनी स्लो चलती है कि कोई चढ़ना पसंद नहीं करता है। हम लोग भी क्या कर सकते हैं। आप चल ही रहे हैं, देखिए इस रूट पर ट्रेन चलाना कितनी मुसीबत का काम है। इतना टाइम लगता है कि कोई फ्री में भी नहीं चढ़ता है। खाली शाम के टाइम दीघा घाट स्टेशन पर 8-10 ठो पैसेंजर चढ़ता है, जिसको पटना स्टेशन से ट्रेन पकड़ना होता है। हालांकि इस रूट पर पटरियां 1862 से ही बिछी हैं। पहले इस पर मालगाड़ियां चलती थीं, जो गंगा किनारे से जहाजों से पहुंचने वाला सामान शहर लाती थीं, मगर 25-30 साल पहले वो ट्रेनें बंद हो गईं। अगला स्टेशन शिवपुरी था। वहां मैं उतर गया। ड्राइवर ने बताया, देखिए स्टेशन निर्माण का शिलापट भी है। वहां गया तो उस पर लिखा था कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया है। शिलापट के पास दर्जनों भैंसें बंधी नजर आ रही थी। ट्रेन आगे बढ़ी तो मैं फिर सवार हो गया। आगे का रास्ता मुश्किलों भरा था। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अतिक्रमण भी बढ़ता जा रहा था। बेली रोड के पास के लोग तो ट्रेन को देखकर पटरी खाली कर देते थे, मगर आगे के रास्ते में जो लोग मिले वो निश्चिंत नजर आ रहे थे। कई बार हॉर्न देने पर भी पटरी खाली करने में उन्होंने हड़बड़ी नहीं दिखाई, अपनी रफ्तार से काम करते रहे। जगह जगह ट्रेन रोककर हॉर्न देना पड़ रहा था। अजीब नजारा था। कहीं खाट पड़ी थी और लोग बैठकर बतिया रहे थे, तो कहीं रिक्शा पटरियों के बीचों बीच लगा था। कहीं बैठकर लोग ताश खेल रहे थे, तो कहीं औरतें पटरियों पर बैठकर एक दूसरे का जू निकाल रही थी। ट्रेन आती देखकर भी किसी को खतरे का एहसास नहीं था। लोग आराम से उठ रहे थे। एक जगह पटरियों के बीच गाय को खिलाने वाली नाद छूटी पड़ी थी। ड्राइवर ने वहां पहुंचकर हॉर्न बजाया। किसी ने आवाज दी, हे फलनवा, तोहर लाद रहे गैलो पटरी पर। फिर फलनवा दौड़े दौड़े आया। 2 लोगों ने मिलकर गाद हटाया और फिर ट्रेन आगे बढ़ी। राजीव नगर स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने पटरियों से सटाकर अपनी बोलेरो गाड़ी खड़ी कर दी थी। अगर ट्रेन आगे बढ़ती तो बोलेरो का पलटना तय था। अब ट्रेन के ड्राइवर महाशय की विनम्रता कहिए या स्थानीय लोगों की दबंगई का डर, ट्रेन वहां 10 मिनट तक रुकी रही। ढूंढ कर बोलेरो के ड्राइवर को बुलाया गया। उसने गाड़ी हटाई, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। ड्राइवर ने बताया, क्या करें, मार खाएं, रोज इसी रूट पर चलना है। आखिरकार हम लोग दीघा स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर पहले ही रुक गई।
क्योंकि आगे दोनों तरफ कीचड़ भरे गड्ढे थे। अगर ट्रेन वहां रुकती तो नीचे उतरना भी मुश्किल होता। दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ियां भी थीं। बहरहाल मैं किसी तरह नीचे उतरा और दीघा स्टेशन का बोर्ड, कोई भवन या झोपड़ी तलाशने लगा जिससे समझा जा सके कि यह स्टेशन ही है। अफसोस मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यही जगह इस यात्रा का आखिरी पड़ाव थी। थक हार कर मैंने दोनों ड्राइवरों से विदा ली और सड़क तक पहुंचने का रास्ता तलाशने लगा। कुछ दूर गीली मिट्टी पर पटरियों के समानांतर चलने के बाद सड़क दिखाई दी। अब मैं निश्चिंत था। सामने वही शोरगुल, गाड़ियों की आवाजाही थी। सड़क के किनारे सब्जियां बिक रही थीं। लगा असली दुनिया में लौट आया। मैं जहां था वहां से ट्रेन नजर नहीं आ रही थी। ट्रेन को वहां 2 घंटे रुकना था। ड्राइवर भी कहीं चाय पानी के लिए निकल गए होंगे। बहरहाल इस वृत्तांत को संक्षेप में मैंने अपने अखबार में छपने दे दिया। बाद में कई अखबारों और टीवी चैनलों ने इस पर रिपोर्ट की। ये मुद्दा बना और आखिरकार पटना हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2019 में रेलवे ये जमीन बिहार सरकार को देने के लिए तैयार हो गई। इस रूट से अतिक्रमण हटा दिया गया है। इस जगह पर एक 4 लेन सड़क बन रही है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं बिहार के अलग अलग इलाकों के। एक बनमनखी बिहारीगंज रेलवे रूट हुआ करता था जहां लोग टिकट ही नहीं कटाते थे। रेवेन्यू कम होने लगा तो रेलवे ने फैसला किया कि वो इस रूट पर परिचालन ही बंद कर देंगे। तब स्थानीय लोग जगे और खुद टिकट बेचने और चेक करने का काम शुरू किया। भागलपुर से मंदार हिल तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की भी ऐसी ही कथा थी। ड्राइवर ट्रेन को रोककर ताड़ी पीने उतर जाता था। पटना गया पीची लाइन के किस्से भी मशहूर रहे हैं। अभी भी कई सुस्त रफ्तार रेलगाड़ियां और रुकतापुर स्टेशन हैं। भले ही लोग जा झाड़ के वाला गाना गाकर अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दरअसल बिहारियों के पांव में चक्कर है। उन्हें अपने घर में टिकना नसीब नहीं है। पहले कलकत्ता, मॉरिशस और फिजी जाते थे, फिर दिल्ली और पंजाब जाने लगे। अब केरल से लेकर कश्मीर तक किसी भी जगह चले जाते हैं। दिक्कत सिर्फ रेल मार्ग की नहीं है, सड़क मार्ग में भी कई रुकतापुर हैं। अब सुनिए उसकी कथा। एक जमाने में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फेवरेट डायलॉग था, हम राज्य में सड़कों का ऐसा जाल बिछा देंगे कि राज्य के किसी कोने से लोग सिर्फ 4 घंटे में राजधानी पटना पहुंच जाएंगे। हालांकि उन्होंने जब ये बात कही थी तब उन्हें मालूम नहीं था कि ये करना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा 2017 आते आते उन्होंने समय सीमा को संशोधित कर 5 घंटे कर दिया। पूर्णिया किशनगंज रूट को छोड़ दिया जाए तो अमूमन पटना से हर दिशा में जाने की अधिकतम दूरी 260 से 270 किलोमीटर है। इस लिहाज से 5 घंटे का समय कम नहीं है। किशनगंज 390 किलोमीटर है, यानी वहां से 5 घंटे में पटना पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार ड्राइव करना होगा। सड़कें भी अमूमन ठीक ठाक हो गई हैं, इसलिए ये असंभव भी नहीं है। मगर फिर भी आज की तारीख में भी राज्य के किसी कोने में 5 घंटे में पटना पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया है। इसकी एक निराली वजह है। पिछले साल की बात है, मैं पूर्णिया से पटना लौट रहा था। एक बस दोपहर 2 बजे पूर्णिया से मिली और उसके पटना पहुंचने का वक्त रात के 9 बजे था, यानी 7 घंटे। 5 घंटे से 2 घंटे अधिक। फिर भी मैं खुश था कि चलो रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। बगल वाली सीट पर बैठे सहयात्री से ने पूछा कि आपको लगता है 9 बजे तक बस पहुंच पाएगी? मैंने कहा क्यों नहीं, लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा है। सड़कें शानदार हैं, हर जगह 4 लेन है। फारबिसगंज के बाद से मुजफ्फरपुर तक स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। 7 घंटे में क्यों नहीं पहुंच पाएगी? मैं सोच रहा था अधिक से अधिक 8 घंटे लगेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। शाम 8 बजे तक हमारी बस मुजफ्फरपुर पहुंच भी गई। वहां से सिर्फ 80 किलोमीटर का रास्ता बचा था। अब तो कोई संशय नहीं था, मगर हम रात के 2:30 बजे पटना पहुंचे। उस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6.5 घंटे लग गए। तकरीबन 3 घंटे तो हम गांधी सेतु पर फंसे रहे। हालांकि उस रोज देर होने की एक वजह कांवड़ यात्रा भी थी। पटना से गंगा जल भरकर कांवड़िए मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर जा रहे थे, लेकिन बस वाले ने कहा कि यह सब सामान्य है, अक्सर ऐसा होता है। कभी कांवड़ियों की वजह से तो कभी शादी ब्याह के सीजन की वजह से, कभी चुनाव के कारण तो कभी किसी परीक्षा के कारण।
बस अक्सर लेट हो ही जाती है। बुनियादी वजह गांधी सेतु है। पिछले 18-20 साल से ये पुल कभी टूटता है तो कभी इसकी मरम्मत होती है। एक बार फिर से इसकी मरम्मत का काम चल रहा है और वाहनों को सिंगल लेन में ऑपरेट किया जा रहा है। बसों और कारों के अलावा सोन के बालू से लदी ट्रकें बहुतायत में इस रूट पर चलती हैं। इतनी भीड़ भाड़ को हैंडल करने के लिए सरकार अब तक किसी समुचित सड़क परिवहन का इंतजाम नहीं कर पाई है। स्थिति यह है कि अक्सर इस पुल के जाम की वजह से उत्तर बिहार के लोगों की फ्लाइट छूट जाया करती है, क्योंकि अभी तक उत्तर बिहार में एक भी एयरपोर्ट नहीं है जहां से वायु सेवा हो। उन्हें पटना ही आना पड़ता है। जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो सरकार इस पुल के समानांतर एक पीपा पुल तैयार करती है, जिससे समस्या कुछ कम होती है, मगर बारिश में तो कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि इस समस्या ने स्थानीय युवकों के रोजगार का एक अप्रत्याशित अवसर पैदा किया है। वो अक्सर बाइक लेकर पुल के बाहर खड़े रहते हैं। जाम में फंसे बस पर सवार लोग जिन्हें फ्लाइट पकड़ने की जल्दी रहती है, बीमार लोग जिन्हें अस्पताल पहुंचना होता है, उन्हें वो बाइक पर बैठाकर पुल पार करा देते हैं और ठीक ठीक पैसे हासिल कर लेते हैं। ये बाइक पुल के फुटपाथ से होकर चलती हैं। उत्तर बिहार से पटना आने के लिए दीघा और पहलेजा घाट के बीच एक नया पुल बना तो है, मगर उस पर बसों को चलने की इजाजत नहीं है। वो केवल 4 व्हीलर्स के लिए है। मकसद यह है कि गांधी सेतु के जाम की पीड़ा से 4 व्हीलर क्लास बच सके। हालांकि वो पुल भी समस्या मुक्त नहीं है। उसका पहुंच पथ काफी संकरा है, जहां आम लगते हैं, जहां जाम लगते हैं, मगर गांधी सेतु के मुकाबले वो ठीक है। एक तीसरा पुल मोकामा में बना राजेंद्र सेतु है। वो सबसे पुराना पुल है और वो भी पिछले कुछ सालों से लगातार मरम्मत के दौर से गुजर रहा है। उस पुल का इस्तेमाल पूर्व बिहार के लोग पटना आने के लिए करते हैं। वहीं आरा, बक्सर, कैमूर, सासाराम की तरफ से पटना आने वाले लोग कोइलवर के पुराने और संकरे पुल पर फंसते हैं। कोइलवर का महाजाम तो मशहूर है। मतलब ये कि आप राज्य सरकार की मशहूर सड़कों से कम समय में राजधानी पटना के आसपास तक तो पहुंच सकते हैं, मगर शहर में एंट्री के लिए आपको 1000 पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। एक तरफ गंगा तो दूसरी तरफ सोन से घिरा पटना शहर जर्जर और पुराने डिजाइन के पुलों की वजह से बसों और दूसरी गाड़ियों को आसानी से अपनी सीमा के अंदर आने नहीं देता। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं पुलों के डायनेमिक्स को समझने के लिए हमने कोइलवर पुल पर रिपोर्ट की थी। मेरे साथी संजीत भारती वहां गए थे। उन्होंने लौट कर लिखा कि उस पथ पर लगने वाला महाजाम लगभग स्थायी किस्म का है। कोइलवर डोरीगंज लिंक हाईवे की महज 17 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई दफा 2-2 दिन लग जाते हैं। उन्होंने इस बारे में एक ट्रक ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया, हम पिछले 3 दिन से जाम में फंसे हैं और न जाने कितने दिनों तक जाम में फंसे रहेंगे। न खाने का पता है, न शौच का ठिकाना। गाड़ी में खाना बनाते हैं और खाते हैं, यही रोज की कहानी हो चली है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर जाम की भयावहता को देखना है तो शाम को आकर देखिए। कोइलवर थाना प्रभारी ने संजीत को बताया कि अप और डाउन से रोजाना लगभग 14,000 गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। जब संख्या बढ़ने लगती है तो जाम लगना शुरू हो जाता है। कहीं एक ट्रक भी खराब हो जाता है तो जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आरा छपरा पुल जाम होने से भी और कभी कभी ओवरटेक की वजह से भी इस तरह की मुसीबतें पैदा होती हैं। पहली बात दिलचस्प यह है कि इस महाजाम की वजह को समझने के लिए 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरा छपरा पुल समेत इस इलाके का एरियल सर्वे किया था। हवाई सर्वे के बाद पटना के वरिष्ठ अफसरों ने पूरे इलाके का दौरा कर भोजपुर और सारण के वरीय पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ घंटों मंथन किया, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। सड़क परिवहन की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाले ये अव्यावहारिक पुल सिर्फ पटना के चारों ओर ही नहीं बने हैं। भागलपुर को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु का भी यही हाल है। उस पुल पर भी कई दफा एम्बुलेंस में फंसे रोगियों ने दम तोड़ा है और इस जाम की एक ही वजह है, बालू लदे ट्रक। हाल के दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में निर्माण कार्य की रफ्तार काफी तेज हुई है, सरकारी भी और निजी भी। पक्का मकान, नए सरकारी भवन, यहां तक कि शौचालय निर्माण में हर जगह रेत की जरूरत काफी अधिक होने लगी है।
इसलिए आरा कोइलवर के पास से, सोन से, बांका की चानन नदी से और लखीसराय से रेत उत्तर बिहार के इलाकों में खूब जा रहा है। रेत की आवाजाही में लगे ट्रक अक्सर इन संकरे पुलों को जाम कर देते हैं और हर जगह एक नया रुकतापुर स्टेशन बन जाता है। इसके बावजूद सड़क परिवहन के प्रति बिहारियों का लगाव बढ़ा है। सड़कों पर हर जगह बड़ी संख्या में 4 व्हीलर नजर आने लगे हैं। बोलेरो, स्कॉर्पियो, सूमो, इनोवा, सफारी अब स्टेटस सिंबल हैं और इनकी पहुंच छोटे छोटे गांवों तक हो गई है। रेलवे की लापरवाही और अनियमितता ने लोगों को बसों पर यात्रा करने के लिए प्रेरित किया है। हर जगह से पटना, रांची या जमशेदपुर ही नहीं, दिल्ली के लिए भी बसें खूब चल रही हैं। पलायन करने वाले मजदूर भी रेल के बदले बस से दिल्ली और पंजाब जाने को वरीयता दे रहे हैं। 1000 से 1200 किलोमीटर तक की यात्रा बसों पर करना कोई आसान काम नहीं है, मगर इन बसों में गरीब और भोले मजदूरों को कोई टीटीई परेशान नहीं करता। सीटें आराम से मिल जाती हैं। एसी बसों का किराया भी रेलवे के ऐसी बोगी के किराए के बराबर ही है। बसों में भी स्लीपर बर्थ की सुविधा हो गई है। बिहार से दिल्ली जाने वाली बसों के परिचालन पर नजर रखने वाले मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजेश कुमार से इस बारे में एक दफा मेरी विस्तृत बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि तकरीबन 200 बसें रोज बिहार से दिल्ली आती जाती हैं। इनका किराया 1000 से 1500 रुपए के बीच है। ये बसें इसलिए भी लोगों को पसंद आ रही हैं क्योंकि पर्व, त्योहार, खासकर छठ के मौके पर जब बिहार के लोग दिल्ली से लौटना चाहते हैं तो ट्रेनों में टिकट मिलना असंभव हो जाता है। इन बसों में ज्यादातर स्लीपर वाली सीटें हैं, हालांकि कुछ सीटें बैठने वाली भी हैं। सबसे अधिक बसें दरभंगा और मुजफ्फरपुर के रूट से चलती हैं। दूसरे इलाकों से भी ये बसें चलती हैं। इन बसों को साल भर ठीक ठाक संख्या में यात्री मिल जाते हैं। ब्रजेश ने मुझे बताया कि इन बसों के साथ खतरा भी बहुत है। इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। लगभग हर हफ्ते ऐसी किसी न किसी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आती है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि 1000 से 1200 किलोमीटर की ड्राइविंग किसी अकेले ड्राइवर की बस की बात नहीं। वो थक जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। इसके अलावा इन बसों में एक ही दरवाजा होता है। एसी लगे होने की वजह से खिड़कियां भी पैक कर दी जाती हैं। सीटों के बीच का रास्ता काफी संकरा होता है। हादसा होने पर लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ब्रजेश लगातार सोशल मीडिया पर इन बसों के परिचालन में बढ़ती जाने वाली अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इस कारण बस ऑपरेटर उनके दुश्मन हो गए। पिछले दिनों किसी ने उन पर गोली भी चला दी। वो कहते हैं, मैं बसों के परिचालन का विरोधी नहीं हूं, मगर ये ठीक से चलें, सुरक्षा के इंतजाम हो, मोटर व्हीकल एक्ट का पालन हो, ये बसें सरकार की निगरानी में चलें। इन बसों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के बदले राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने अपनी बसें भी इस रूट पर चलवा दी ताकि इस कमाई में कुछ हिस्सा इन्हें भी मिल जाए। अब रुकतापुर वाले भी करें भी तो क्या करें, उनके पास चारा ही क्या है, घर में रहकर तो गुजारा है नहीं। ये भी 2015 के विधानसभा चुनाव की ही कहानी है। हम गया जिले के इस्माइलपुर, बहादुरपुर, बिगहा से चुड़ावन नगर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक मोड़ के पास हमें युवकों की टोली नजर आई। ये टोली 2-3 टुकड़ों में बैठकर ताश खेल रही थी। ब्रे पर हाथ आजमाया जा रहा था। ये देखकर मुझे अपने गांव का वो दौर याद आ गया जब युवकों के पास कोई काम नहीं होता था और दोपहरी काटने के लिए कोर्ट पीस या ब्रे खेलने से बेहतर कुछ नहीं होता था। कॉलेज से डिग्री लेकर नौकरियों के लिए आवेदन देने और रिजल्ट का इंतजार करने के बीच का वक्त कुछ इसी तरह काटा जाता था। बाद में बड़े बुजुर्गों की टिप्पणियां सुनी कि यह खेल आपका वक्त ही नहीं काटता बल्कि आपको निकम्मा भी बना देता है। ऐसे में जब यहाँ युवकों को इस खेल में मगन देखा तो ठहर गया। सोचा कुछ बातें कर ली जाएं। सारे युवक भुइयां समुदाय के थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई रोजी रोजगार के बदले ताश क्यों खेल रहे हो? तो युवक कहने लगे, क्या करें, नीतीश जी ने पहाड़ तोड़ने पर रोक लगवा दिया है, सब काम धंधा चौपट हो गया। उनका मतलब था कि पहले इस इलाके में स्टोन क्रशर का उद्योग काफी फल फूल रहा था, मगर कुछ साल पहले नीतीश कुमार की सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि यह तो अच्छी बात है, पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मगर वो लोग सामूहिक रूप से इस बात पर अडिग थे
कि नीतीश कुमार ने उन लोगों की रोजी रोटी छीन ली है और इस चुनाव में उनको मजा चखाया जाएगा। उन्हें पर्यावरण का मसला समझाना मुश्किल काम था। बात बदलने की नीयत से मैंने पूछा कि अब क्या काम करते हो। इस पर उन लोगों ने कहा कि धान के सीजन में गांव में जो खेती मजदूरी का काम मिलता है कर लेते हैं। बरसात का मौसम खत्म होता है तो दाऊद नगर की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग शायद बरसात खत्म होने का ही इंतजार कर रहे थे ताकि दाऊद नगर जाकर वहां के ईंट भट्टों में काम कर सकें। बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में ईंट भट्टों का उद्योग काफी फल फूल रहा है। ये लोग वहीं जाते होंगे, यानी मौसमी पलायन का एक नमूना। मगर दाऊद नगर हो या देश का कोई अन्य इलाका, ईंट भट्टे मजदूरी करने के लिहाज से सबसे बुरी जगह होते हैं। वहां काम और मजदूरी का कोई ढंग का हिसाब किताब नहीं होता। लोगों को बहुत बुरे हाल में रहना पड़ता है। ईंट भट्टों के मालिक अक्सर काफी दबंग किस्म के होते हैं। मजदूरों के साथ मारपीट आम बात है। फिर ये लोग ऐसी जगह क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा, क्या करें, गांव में रोजी रोटी का कोई इंतजाम हो तब ना। मनरेगा भी बंद है। मनरेगा रहता था तो कुछ काम मिलता था। मुझे वो चुनावी बहस याद आ गई जब महागठबंधन के लोगों ने कहा था कि भाजपा केंद्र सरकार ने मनरेगा के पैसों पर रोक लगा दी है। पिछले 1.5-2 साल से पूरे राज्य में मनरेगा का काम लगभग ठप था। उस दौरान हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए जो कहा था वो कोरोना के दौर में खूब वायरल हुआ। वो संसद में कांग्रेस पर ये कटाक्ष करते नजर आ रहे थे कि मनरेगा आपकी विफलताओं का स्मारक है, मैं इसे कभी बंद नहीं करूंगा। मगर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के वक्त जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खासकर प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा की कहानियां सामने आईं, तो केंद्र समेत सभी राज्य सरकारों को उसी मनरेगा की शरण में जाना पड़ा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया। बिहार सरकार ने भी कहा कि वो साल 2020 में मनरेगा के जरिए 24 करोड़ मानव श्रम दिवस का काम सृजित करने जा रही है, यानी कम से कम 24 लाख मजदूरों को 100 दिन का रोजगार इससे मिल सकता है। जबकि पिछले साल बिहार सरकार सिर्फ 20,000 मजदूरों को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा पाई थी। कुल 12.34 करोड़ मानव श्रम दिवस ही सृजित हो पाया था। वैसे तो मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मजदूरी का पेमेंट बैंक खाते में होने के बावजूद इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं। मगर भ्रष्टाचार के बावजूद अगर ठीक से काम हो तो इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। ये हमने पहले देखा भी है। नीतीश कुमार सरकार के पिछले कार्यकाल में एक वक्त ऐसा भी आया था जब मनरेगा में लोगों को ठीक ठाक काम मिलने लगा था और यहाँ के मजदूरों ने बाहर जाना बंद कर दिया था। तब पंजाब और हरियाणा के किसान बिहार आकर बैठे रहते थे, मजदूरों की खुशामद करते थे, उन्हें अपने यहाँ ले जाने के लिए मोबाइल और टीवी गिफ्ट करते थे। उस वक्त न सिर्फ दूसरे राज्यों में बल्कि बिहार में भी मजदूरी की दर बढ़ी। इस कोरोना काल में भी ऐसा ही दिखा जब देश के लगभग हर इलाके की लग्जरी बसें मजदूरों को लेने बिहार के गांव-गांव में घूमती नजर आईं। लॉकडाउन की वजह से अचानक मजदूरों के लौट आने से उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई थी। मगर बाद के दिनों में मनरेगा पर जोर कम होने लगा और मनरेगा मजदूरी की दर भी समय के हिसाब से नहीं बढ़ी। पेमेंट में भी काफी वक्त लगने लगा। इससे मनरेगा का काम धीमा होता चला गया और बिहार में फिर से पलायन की समस्या उत्पन्न हो गई। अब तो मौसमी पलायन के सिवा और कोई विकल्प नहीं। गांव की खेती में इतना काम नहीं कि मजदूरों के लिए साल भर का इंतजाम हो सके। यही वजह है कि बिहार की एक बड़ी आबादी दाऊद नगर से लेकर श्रीनगर तक और मदुरई से लेकर भड़ूच तक जाकर बहुत ही निम्न किस्म की मजदूरी करने के लिए मजबूर है। 2015 की उस यात्रा के बाद कई जगह ऐसे मजदूर मिले जो 2-4 महीने के लिए अपना घर बार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। और 2018 में तो हद हो गई। 2018 में जून के महीने में एक रोज अचानक फेसबुक पर एक स्टेटस दिखाई दिया, गुड न्यूज, सहरसा जंक्शन रेवेन्यू कलेक्शन में नंबर 1। ये स्टेटस बड़ा अपीलिंग था। सहजी इस खोज में जुट गया कि आखिर कोसी अंचल का ये छोटा सा जंक्शन रेवेन्यू में नंबर 1 कैसे हो गया। गूगल किया तो पता चला कि 13 से 17 जून की अवधि में इस जंक्शन से 2 करोड़ रुपए के टिकट कटे।
इस अवधि में पटना, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर भी टिकट की बिक्री यहाँ के मुकाबले काफी कम थी। स्टेटस लिखने वाला सहरसा का ही युवक था। वो इस उपलब्धि की वजह से गर्व से भरा था और साथ ही रेलवे से उसने मांग की थी कि रेवेन्यू कलेक्शन को देखते हुए सहरसा जंक्शन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएं। मगर ये सूचना देखकर मेरा मन भारी होने लगा। उस स्टेशन से रेल यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग मजदूर तबके के होते हैं। पता चला कि उन दिनों पंजाब हरियाणा में धन रोपनी का सीजन था। सारे मजदूर वहीं जा रहे थे। अगर 5 दिन की अवधि में इस स्टेशन से 2 करोड़ के टिकट कटे हैं तो इसका मतलब है इस अवधि में कम से कम 60,000 मजदूर यहां से बाहर गए होंगे। बाद के दिनों में खबर आई कि दरभंगा जंक्शन पर भी यही हालत थी, वैसी भीड़ थी। कटिहार, समस्तीपुर, हाजीपुर, जयनगर, मोतिहारी, बेतिया आदि उत्तर बिहार के हर छोटे स्टेशन पर उस दौरान मजदूरों की तकरीबन वैसी ही भीड़ थी। वो हर कीमत पर पंजाब या हरियाणा चले जाना चाहते थे क्योंकि वहां धन रोपनी की अच्छी मजदूरी मिलती है। वहां के किसान बिहारी मजदूरों का सम्मान करते हैं, उन्हें सुविधाएं देते हैं। इसलिए हर साल रोपनी और धन कटनी के मौके पर पूरे राज्य से लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी के लिए चले जाते हैं और 2-3 महीने रहकर लौट आते हैं। 2017 में भी यही हुआ था। भीषण बाढ़ के बाद जब खेतों में कुछ नहीं बचा तो मजदूर दिवाली, छठ जैसे पर्वों का मुंह छोड़कर पंजाब चले गए। उन दिनों किसी रिपोर्ट के सिलसिले में जब मैं सहरसा स्टेशन से होकर गुजर रहा था तो वहां की भीड़ देखकर स्तंभित रह गया। पूरे स्टेशन पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं थी जहां इंसान बैठा या लेटा ना हो। पता चला कि पिछले 1 हफ्ते से इस स्टेशन पर हंगामा हो रहा था। हजारों मजदूर रोज ट्रेनों का परिचालन बंद करवा रहे थे। 2-2 दिनों से दिल्ली का टिकट लेकर स्टेशन पर बैठे मजदूर कह रहे थे कि इन्हें किसी ट्रेन में जगह नहीं मिलती। उस वक्त भी सहरसा ही नहीं, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार जैसे उत्तर बिहार के दूसरे स्टेशनों के भी ऐसे ही हालात थे। दिवाली और छठ पर्व नजदीक होने के बावजूद रोजाना औसतन 1 से 1.25 लाख लोग राज्य से पलायन कर रहे थे। नवहट्टा के संजय कुमार महतो ने बताया कि वो पंजाब के होशियारपुर जा रहे हैं। वहां धन कटनी का सीजन शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि वहां उन्हें कोई काम मिल जाएगा। यहां तो बाढ़ में सब डूब गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। यहां रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। संजय अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ ले जा रहे थे। उनके साथ यात्रा करने वाले मधेपुरा के सुखलाल बोले, लेबर की इतनी खराब स्थिति कभी नहीं थी। पहले ठेकेदार खुशामद करते थे, एडवांस देते थे, मोबाइल खरीद कर देते थे, तब मजदूर जाता था। इस बार तो लेबर ही ठेकेदार का खुशामद कर रहा है। हम लोग तो किसी ठेकेदार के साथ नहीं हो पाए, रिस्क लेकर जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कम मजदूरी वाला ही सही काम तो मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रकाश से जब मैंने इस मसले पर बातचीत की तो उन्होंने कहा, उत्तर बिहार में इस साल यानी कि 2017 में आई भीषण बाढ़ के बाद यहां रोजगार की कोई संभावना बची नहीं है। मनरेगा का काम ठप होना और बालू खनन पर रोक। आपको बता दें, बारिश के दिनों में बिहार में बालू खनन पर रोक लग जाती है। इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं। मनरेगा के पहले के जमाने में ऐसी आपदा आने पर सरकार रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं पर काम करती थी, लेकिन अब बिहार की राजनीतिक सत्ता ने इस विषय में सोचना ही छोड़ दिया है। पलायन आसान समाधान है, लेकिन इसके दीर्घकालिक समाधान के बारे में सोचना होगा। उस वक्त मैंने अपने साथियों से पता करवाया तो मालूम हुआ कि इस दौरान सहरसा से 15,000, समस्तीपुर से 20,000, मधुबनी से 5,000, जयनगर से 4,000, दरभंगा से 7,000, सीतामढ़ी से 5,000, कटिहार से 16,000 और मुजफ्फरपुर से 20,000 मजदूरों ने दिल्ली और पंजाब का टिकट कटाया था। दरभंगा जंक्शन पर हमारे एक साथी को एक ऐसा युवक मिला जिसके दादा भी मजदूरी के लिए पंजाब जाते रहे थे। फिर पिता ने जाना शुरू किया और अब वो जा रहा है। यानी 3 पीढ़ियों से पलायन की परंपरा जारी है। मगर जैसा कि हमने बाद में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान देखा कि मजदूरों के पलायन और उनकी
काम की परिस्थितियों के बारे में अब तक किसी सरकार के पास कोई सुस्पष्ट जानकारी नहीं है। किसी को पता नहीं था कि कितने मजदूर बिहार से पलायन करते हैं और वो इस दौरान कहाँ रहते हैं, उन्हें कितनी आमदनी होती है, उनकी रोजगार की परिस्थितियां कैसी हैं। हम सब ने देखा कि लॉकडाउन ने अचानक इस पूरी स्थिति को उधार कर रख दिया है। हर बड़े शहर से इन मजदूरों की भीड़ निकल पड़ी अपने घर जाने के लिए। गरीब लाचार लोगों का हुजूम सड़कों पर था। कंधे पर बैग, गोद में और उंगलियां थामे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब के सब पैदल ही घर जाने का मंसूबा बांध कर निकल पड़े। पहले तो सरकार के लोगों ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि इन मजदूरों को भड़काकर घर भेजा जा रहा है ताकि मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को फेल किया जा सके। मगर बाद के दिनों में यह समझ में आया कि इनमें से ज्यादातर लोगों के पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं है। जो निर्माण मजदूर थे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते थे और जो छोटी फैक्ट्रियों के लेबर थे वो उसी कैंपस में रहते थे। जब तालाबंदी हुई तो वो अचानक बेघर हो गए। जिन कंपनियों में वो असंगठित मजदूर के रूप में काम करते थे उन्होंने उन्हें निकालकर बाहर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सरकार उन पर लॉकडाउन की अवधि में मजदूरी देने का दबाव ना बनाए। जो मजदूर छोटे छोटे किराए के कमरों में रहते थे उन्हें उनके मकान मालिकों ने बाहर कर दिया। 2.5 महीने का लॉकडाउन था और उनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल था। लिहाजा कुछ लोगों ने साइकिल खरीद ली और उसी पर सवार होकर निकल पड़े। ऐसे कई लोगों की कहानियां बाद में सुर्खियों में आईं और साइकिल से अपने पिता को लेकर घर लौटने वाली एक किशोरी को तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों ने वीरता का ब्रांड एम्बेसडर भी बना डाला। बाकी कभी पैदल, कभी ट्रकों से और कभी छोटी छोटी गाड़ियों से 1000-1500 किलोमीटर का सफर तय करने लगे। लॉकडाउन के 1.25 महीने बाद भी जब यह सिलसिला बंद नहीं हुआ, जब सड़कों पर मर रहे मजदूरों की कहानियां रोज सामने आने लगीं, तब 1 मई से केंद्र सरकार ने इनके लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। हालांकि वो परिचालन भी इतना लचर रहा कि इन ट्रेनों में ही भूख और गर्मी से ट्रेन की लेट लतीफी से 80 मजदूर मर गए। फिर आखिरकार सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख के करीब मजदूर बिहार लौटे। तब जाकर इनकी संख्या का कुछ अंदाजा लगा। पहले बिहार सरकार इन मजदूरों की वापसी के पक्ष में नहीं थी। वो चाहती थी कि लॉकडाउन के दौरान वो जहां हैं वहीं रहें। सरकार को ये मजदूर बोझ लगते थे जो अपनी कमाई से अब तक बिहार के गांवों को समृद्ध कर रहे थे। मार्च 2020 तक बिहार सरकार का रवैया पलायन को लेकर काफी लचर था। मार्च के पहले हफ्ते में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का वो बयान काफी विवादित हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि चांद पर भी नौकरी निकल जाए तो बिहारी वहां भी पहुंच जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा था कि नौकरी या रोजगार के लिए बिहार से लोगों का बाहर जाना शर्मिंदगी की बात नहीं है। बिहारी अपने हुनर की वजह से बाहर रोजगार पाते हैं। मगर उस वक्त उन दोनों ने यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि बिहार के मजदूर देश के दूसरे राज्यों में किन परिस्थितियों में रहते हैं। 2020 में ही फरवरी माह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस बिहार ने मुंबई ने बिहार और उत्तर प्रदेश से पलायन करने वाले लोगों पर एक विस्तृत अध्ययन किया था। उसकी रिपोर्ट इस समस्या को समझने के लिए एक इशारा थी जो कोरोना काल में विस्फोट कर गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के हर 2 में से 1 परिवार के लोग किसी न किसी वजह से राज्य के बाहर पलायन करते हैं। बिहार से दूसरे राज्य की तरफ पलायन करने वाले लोगों में 80% या तो भूमिहीन है या उनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। मतलब साफ है कि खेती के जरिए पेट पालना उनके लिए असंभव है। पलायन करने वाले 85% लोगों ने 10वीं तक की भी पढ़ाई नहीं की। ऐसे में ये एक भ्रम है कि लोग अपने टैलेंट की वजह से बाहर बुलाए जाते हैं। 90% लोगों को अकुशल मजदूरी का काम मिलता है। बिहार से बाहर जाकर नौकरी या रोजगार करने वाले लोग इतने सस्ते मजदूर साबित होते हैं कि वो साल में औसतन 26,020 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि देश की राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय 1,35,050 रुपए तक पहुंच गई है, यानी बिहारी मजदूरों के मुकाबले 5 गुनी। मतलब यह कि बिहार में आधे लोगों के पास 2-2.5 हजार रुपए प्रति माह का रोजगार पाने के अवसर नहीं है।
सच यही है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी के लगभग 15 साल तक राज करने के बावजूद बिहार में रोजगार की संभावनाओं का समुचित विकास नहीं हुआ। बिहार सरकार द्वारा 2020 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सिर्फ 11.9% लोगों के पास नियमित रोजगार उपलब्ध है। ऐसे मजदूर जिन्हें कभी रोजगार मिलता है कभी नहीं, उनकी संख्या 32.1% है। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 45% लोगों की आजीविका का आधार खेती है, मगर राज्य में 65% लोग भूमिहीन हैं और जिनके पास जमीन है भी उनमें से अधिकतर लघु एवं सीमांत किसान हैं। बिहार में कुल 1.40 करोड़ भूस्वामियों में से 1.28 करोड़ सीमांत किसान हैं, यानी उनके पास औसतन 0.25 हेक्टेयर जमीन ही है। राज्य के जीडीपी में खेती का हिस्सा भी 17.17% ही रह गया है। अब जहां तक उद्योगों का सवाल है तो राज्य में कुल उद्यमों की संख्या सिर्फ 2,908 है। ये सभी मिलकर राज्य के सिर्फ 1 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाते हैं, जिनकी औसत आय भी बमुश्किल 10,000 रुपए प्रति माह है। ऐसे में राज्य के लोगों के पास रोजी रोजगार के लिए पलायन के सिवा विकल्प ही क्या बचा है। अब जबकि कोरोना काल में 30 लाख से अधिक मजदूर बिहार लौट आए और वो यहीं रहना चाहते थे, तो सरकार के पास उन्हें रोकने के लिए जुबानी वादों के अलावा कुछ नहीं था। लिहाजा उनमें से ज्यादातर फिर से पलायन कर गए और रिवर्स माइग्रेशन का दावा फरेब साबित हुआ। जबकि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि जो लोग यहां रहना चाहते हैं उन सबको रोजगार दिया जाएगा। इन मजदूरों की स्किल मैपिंग हो रही है, मगर ऐन लॉकडाउन के बीच इन मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया। ये प्रदेश रोजी रोजगार के मामले में इतना ठहरा हुआ है कि माहौल बदलने में काफी वक्त लगेगा। फिलहाल तो बिहार एक रुकतापुर स्टेशन है, जहां प्रवासी मजदूर सिर्फ पर्व त्योहार, शादी ब्याह और कोरोना जैसी आपदाओं के वक्त ही लौट कर आते हैं, फिर वापस लौट जाने के लिए। घो घो रानी कितना पानी, जल प्लावन और जल संकट में फंसी व्यवस्था। जब हम छोटे थे तो गांव की बच्चियां ये खेल खेला करती थीं। एक लड़की को बीच में घेर कर कई लड़कियां खड़ी रहती और गाते हुए पूछती, घो घो रानी कितना पानी। वो एड़ी के पास छूकर बताना शुरू करती, इतना पानी। फिर घुटना, कमर, पेट, छाती और गले तक बताती और फिर वो गुडुक से डूबने का अभिनय करती। जैसे ही वो डूबने का अभिनय करती, सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगती और खेल खत्म हो जाता। उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ित इलाके में छोटी बच्चियां इस खेल को किस मकसद से खेलती हैं और घो घो रानी के डूबने के बाद हंसने क्यों लगती हैं, ये कभी समझ नहीं पाया। मगर बालिग होने के बाद देखा कि इस इलाके के जिम्मेदार लोग भी वही खेल खेलने लगते हैं। 28 सितंबर 2019 का वो दिन था। मुझे राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान के पास एक सेमिनार में भाग लेने जाना था। पिछली रात भी बारिश हुई थी और सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मैंने रेनकोट पहन रखा था और स्कूटी पर सवार था। गांधी मैदान से महज 1 किलोमीटर पहले सड़कों पर जमा पानी नजर आने लगा। आगे बढ़ा तो ऐसा लगा कि इस पानी को पार कर गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल होगा। पूरा रास्ता किसी बहती हुई नदी में बदल चुका था और लहरें हिलोर मार रही थीं। एक रास्ता छोड़ दूसरे रास्ते को पकड़ा, दूसरे को छोड़ तीसरे को, और इस तरह जहां मुझे जाना था और जो जगह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, वहां पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग गया। थोड़ी देर बाद फेसबुक पर देखा कि एक मित्र ने टॉप एंगल का एक वीडियो पोस्ट किया है। गांधी मैदान एक बड़े तालाब की शक्ल ले चुका है। उसके चारों तरफ बाउंड्री के बाहर जैसे कोई चक्करदार नदी बह रही है। उससे पहले ऐसे दृश्य की किसी पटनावासी ने कभी कल्पना नहीं की थी। अगली सुबह उठकर दूध लेने निकला तो लिफ्ट में पानी भरा हुआ था, जबकि मेरे इलाके में कभी वाटर लॉगिंग नहीं होती है। अखबार में क्रेन से रेस्क्यू किए गए लोगों की तस्वीरें थीं। लगभग 3/4 पटना डूब चुका था। हम लोगों के पास लगातार मैसेज आ रहे थे लोगों को बचाने के। कहीं किसी हॉस्टल में लड़कियां फंसी थीं, कहीं बुजुर्ग दंपत्ति थे, कहीं अकेली महिला अपने बच्चों के साथ अपने पलंग पर बैठी थी और पानी उनके पलंग के ऊपरी छोर तक पहुंच गया था।
कहीं कोई बीमार इलाज के लिए घर से निकल नहीं पा रहा था। हम सब बेबस थे, क्योंकि इन लोगों को बचाने के लिए नाव या क्रेन की जरूरत थी और वो हमारे पास नहीं थे। फिर कई टीमें बनी, नावों और ट्रैक्टरों का जुगाड़ हुआ, लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर वो भी नाकाफी साबित होने लगा। सरकारी प्रयास कहीं नजर नहीं आ रहा था, न पानी को निकालने में, न लोगों को बचाने में। आम लोगों के साथ साथ बिहार की सबसे लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा और सबसे पॉपुलर लेखक फणीश्वर नाथ की बेटी को भी फेसबुक पर बचाव के लिए गुहार लगानी पड़ रही थी, मगर कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। तीसरे दिन जब राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उनके घर से रेस्क्यू करके बाहर लाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगानी पड़ी, तब समझ में आया कि हमारी सरकार सचमुच लाचार है। वो 3 दिनों की बारिश की वजह से डूबे पटना शहर को बचाने में सक्षम नहीं है। हालांकि ये भी सच था कि उस दौरान सिर्फ 3 दिनों में 321 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। मुख्यमंत्री महोदय ने फिर हथिया नक्षत्र पर सारा दोष डाल दिया। उन्होंने कहा, बारिश इतनी हो गई कि आपदा की स्थिति बन गई। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, सच उजागर होता चला गया। शहर में बारिश के पानी को निकालने के लिए बने 38 से अधिक पंप हाउसों में से ज्यादातर खराब थे। किसी की मोटर जली हुई थी, किसी में बिजली नहीं पहुंच रही थी, कहीं जनरेटर खराब था, कहीं डीजल नहीं था, और जो ठीक थे वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि मानसून के पहले शहर में नालों की सफाई नहीं हुई थी। फिर एक दिन पता चला कि पटना के नगर निगम के पास महानगर के नालों का नक्शा ही नहीं है। वो तो 2017 से गायब है। वो सफाई करें भी तो कैसे करें? खैर, धीरे धीरे शहर के कई इलाकों से पानी निकला, मगर कुछ मोहल्लों में पानी अक्टूबर के पहले पखवाड़े की पूरी अवधि तक जमा रहा। यह हाल तब था जब 1 अक्टूबर से शहर में बारिश नहीं हुई थी। जमा हुआ पानी सड़कर बदबू देने लगा। पानी के अंदर जानवर मरे हुए थे, बीमारियों का खतरा सर पर था, मगर प्रशासन को पानी निकालने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बाद में इस मसले को लेकर खूब बयानबाजी हुई, सरकार की तरफ से जांच और सख्त कार्रवाई करने के दिखावे भी हुए। ऐसा लगा कि सरकार अब अगले साल सब कुछ संभाल लेगी, मगर अगले मानसून से ठीक पहले 5 जून 2020 को ही बारिश में गांधी मैदान के पास सड़कों पर फिर लबालब पानी नजर आया। उस रोज तो बारिश का पानी राजभवन के दरवाजे पर भी दस्तक देने लगा था। यह सब इस बात का इशारा था कि फिर सरकारी दावे फेल हो गए। ये कहानी हमारे सरकार की लाचारी की जिंदा मिसाल है। इससे जाहिर होता है कि बड़ी आपदाओं को तो छोड़ ही दें, हमारी सरकार छोटी छोटी आपदाओं के सामने भी घुटने टेक देती है। वैसे सितंबर अक्टूबर 2019 में पटना में जो कुछ हुआ वो बिहार के लिए कोई नई बात नहीं थी। यहां हर साल जून महीने से घो-घो रानी का खेल शुरू होता है और वो अमूमन अक्टूबर महीने तक चलता है। इस बीच न जाने कितने घो-घो राजा और कितनी घो-घो रानियां डूब जाती हैं, इसका कोई ठीक हिसाब नहीं। अगर इस खेल को देखना हो तो उत्तर बिहार के अखबारों में झांक लीजिए। जून जुलाई से आंकड़े आने लगते हैं, जलस्तर इतना है, डिस्चार्ज उतना है, फलां इस पर नदी दबाव बना रही है, फलां जगह से इतना पानी छोड़ा जा रहा है। यहां बोल्डर और जियो बैग से नदी के वेग को रोकने की कोशिश हो रही है। पत्रकार हर रोज ये रिपोर्ट अपने अखबार में भेजते हैं। फिर अचानक किसी रोज खबर आती है कि फलां तटबंध टूट गया और आधा दर्जन या 1 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। एक खबर आई नहीं कि अलग अलग जगहों से और भी खबरें आने लगती हैं। चंपारण के पश्चिमी इलाके में बहने वाली गंडक और बूढ़ी गंडक से लेकर तिरहुत की बागमती, कमला, बलान और भुतिही, सहरसा सुपौल की कोसी, पूर्णिया प्रमंडल की महानंदा, कनकई, डोंक हो या फिर बकरा, हर नदी उफनाने लगती है। तटबंध या तो टूट जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं। गांव डूबने लगते हैं। लोग सड़कों, तटबंधों, बांधों और दूसरी ऊंची जगहों पर शरण लेने लगते हैं। और जब अखबार ऐसी खबरों से भर जाता है तब पानी घो-घो रानी के गली तक पहुंच जाता है। तब एक दिन घोषणा होती है कि सीएम हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित इलाके का सर्वेक्षण करेंगे। ये हर साल की कहानी है, इसमें कोई नयापन नहीं है। ये इस कदर रूटीन है कि हर साल राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग अप्रैल महीने में सभी जिलों को लंबा नोटिस जारी करता है
कि आगामी बाढ़ की तैयारी कर लें। मई महीने से टेंडर आने लगते हैं और चूड़ा, गुड़, टेंट, दवाइयां, पशुओं का चारा आदि के लिए कोटेशन मांगे जाते हैं। गोताखोरों की नियुक्ति होती है, नाव किराए पर लिए जाती हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों का डिप्लॉयमेंट होने लगता है, कंट्रोल रूम बनने लगते हैं। जल संसाधन विभाग तो बाढ़ का पानी उतरते ही नवंबर दिसंबर से ही एक्टिव हो जाता है कि अगले साल किसी तटबंध को टूटने नहीं देना है। कटाव निरोधी कार्य के लिए, तटबंधों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए अमूमन 600 करोड़ रुपए से अधिक का फंड जारी होता है और इंजीनियर और ठेकेदार उसे खर्च करने के अभियान में जुट जाते हैं। अगर आप इन तैयारियों को गौर से देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि किसी प्राकृतिक आपदा से बचाव का अभियान चल रहा है। ऐसा लगेगा कि सरकार किसी जलसे की तैयारी कर रही है। 2020 में भी सब कुछ इसी तरह हुआ, मगर इस साल तो कोरोना का बहाना भी था, इसलिए 2019 की कथा सुनिए। उस साल भी हर साल की तरह सरकारी नजरिए से बाढ़ को रोकने और लोगों को आपदा से बचाने की हर तरह की पुख्ता तैयारी की गई। मगर जुलाई महीने में एक तरफ पूरा अररिया, किशनगंज, कटिहार और दूसरी तरफ बगहा, सीतामढ़ी आदि इलाके एक झटके में डूब गए। जयनगर के पास कमला नदी पार आ गई और झंझारपुर के पास उसने तटबंध को तोड़ दिया। 13 जिलों के लाखों लोग बाढ़ की वजह से सड़कों पर आ गए। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जाना कहां है, कंट्रोल रूम कहां है, रिलीफ कैंप कहां है, राहत सामग्री कहां बट रही है। अप्रैल से चलने वाली तैयारियों के बावजूद सरकार असफल और लोग असहाय नजर आ रहे थे। वो अपनी झोपड़ियों और कपड़ेलों से जरूरी सामान चुनकर खाट पर डालकर निकल पड़े थे। कांख में बच्चे थे और उंगलियों में फंसी डोर ढोर बकरियों को थामी हुई थी। कमर भर, छाती भर पानी में पैदल चलकर कहीं नाव मिली तो उस पर बैठकर और ऊंची कीमत चुकाकर वो जल प्लावित इलाकों से किसी तरह निकलकर बाहर आए और ठिकाना खोजने लगे। ठीक उसी तरह जैसे हजारों साल पहले मनु और श्रद्धा ने जल प्लावित धरती पर अपने लिए एक टापू ढूंढा था। फिर जिनके घर बाढ़ के पानी की मेहमानी से बच गए थे, उन्होंने देखा कि हाईवे पर और तटबंधों के किनारे, नहरों, पुल पुलियों पर, बाजार में, यहां वहां हर जगह अचानक बस्तियां बस गई हैं। उन बस्तियों में लोग पॉलीथीन की पन्नियां, बोरे, दरी या साड़ी धोती बांधकर या ऐसे ही खुले आसमान के नीचे खाट लगाकर अपनी गृहस्थी जमा रहे थे। उस बार भी कुछ लोगों को दया आ गई। वो खिचड़ी पकाकर और पूरी सब्जी बनाकर पहुंच गए और उस अस्थायी मोहल्ले में लोगों की भूख का इंतजाम करने लगे। मगर इन दयावानों में कहीं कोई सरकारी बंदा नहीं था। सरकारी अमला तो अभी अखबारों में छपने वाली खबरों का इंतजार कर रहा था। उसके बाद बैठकें होती, पटना प्रस्ताव भेजा जाता और फिर अभियान शुरू होता। हां, कुछ शहरों में डीएम, एसपी, जज, एसडीओ जैसे अधिकारियों के आवास में भी पानी घुस गया था। ऐसे में उन अधिकारियों के आवास को खाली कराने, उनके परिजनों को बाहर भेजने और साहब के लिए सर्किट हाउस में इंतजाम कराने का सरकारी काम जरूर चल रहा था। 2017 में भी इसी तरह बाढ़ आई थी, इससे भी अधिक विकराल। तब आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र यादव ने मुझे एक पीडीएफ भेजा था और कहा था कि देखिए, अप्रैल में ही आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी थी कि तैयारी कर दीजिए। 30 जून तक का समय दिया गया था। फिर रिव्यू मीटिंग भी हुई। बताइए क्या तैयारी हुई है? अगर इनमें से एक भी काम हुआ होता तो क्या लोग इस तरह सड़कों पर खुले में रात गुजारने को विवश होते? उस साल भीषण बाढ़ के बीच 15 अगस्त मना था। बगहा में झंडा फहराने के लिए नाव लेकर एसपी महोदय पहुंचे थे। परेड की सलामी देने के लिए सिपाही परेड ग्राउंड में कमर भर पानी में राइफल लिए खड़े थे। ऐन चंपारण शताब्दी समारोह वर्ष में वो भिती हरवा आश्रम डूब गया, जिसे 100 साल पहले महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाली एकमात्र रेलवे लाइन को महानंदा के प्रवाह ने कटिहार जिले में ध्वस्त कर दिया था। ये वही वक्त था जब डोकलाम में चीन के साथ हम टटे हुए थे और ऐन उसी दौरान 1.5 महीने तक ये पटरी टूटी रही। सीमा पर जाने वाला फौजी, असलहा और टैंक इस पूरी अवधि में कटिहार स्टेशन पर खड़े इंतजार करते रहे। 84 से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन बंद रहा। फिर मीडिया में एक नया शब्द गूंजा, फ्लैश फ्लड। ये शब्द नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर सर्वे के बाद निकला और धड़ाधड़ अखबारों और न्यूज चैनलों में छा गया।
सीएम ने कहा, फ्लैश फ्लड आ गया था, हम चेत नहीं पाए। अचानक पानी आ जाए तो कोई क्या कर सकता है। फिर आपदा विभाग ने भी यही कहा, डीएम ने, एसडीओ और बीडीओ ने भी। मीडिया भी तोतार टंत की तरह यही दोहराने लगा। किसी ने नहीं पूछा कि जिस महानंदा नदी का पानी 4 रोज पहले सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में तबाही मचा रहा था, उसे आना तो बिहार के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में ही था। आपको तो 4 रोज पहले सतर्क हो जाना चाहिए था। जिस गंडक का पानी 1 हफ्ते से नेपाल को तबाह किए हुए था, वही पानी तो बगहा और बेतिया और आसपास के इलाके में पहुंचा है। इसे फ्लैश फ्लड क्यों कहते हैं भाई? अगर 4 रोज पहले आप चेत जाते तो पूरे इलाके को इतनी परेशानी नहीं होती। खैर, उस साल पूरे बिहार में 19 जिलों में बाढ़ आई। 2.25 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए और 8.5 लाख लोग बेघर हो गए। 514 लोगों की मौत हो गई। आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। सबसे बुरा हाल अररिया और कटिहार जिले का था। अकेले अररिया जिले में 2.2 लाख लोग बेघर हो गए थे। वहां महानंदा और उनकी सहायक नदियां कनकई, परमान और बकरा ने तबाही मचाई थी। सीएम के सर्वेक्षण के बाद अचानक मीडिया में कम्युनिटी किचन खुलने, राहत सामग्री बंटने, सर्वे होने जैसी खबरें आनी शुरू हुई। रोज खबर आने लगी कि आज इतने कम्युनिटी किचन खुले हैं, मगर जमीन पर पता चलता कि ये सब दिखावा है। शहरों में कहीं कहीं किचन खुलते थे, मगर ग्रामीण इलाकों में कई मुख्य